हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आरबीआई का जो प्रिपरेशन होता है वो टोटल प्रिपरेशन के जर्नी में सबसे जो डिफ़िकल्ट फेज़ है वो कौन सा है। और आप अगर यूपीएससी एस्पिरेंट भी है तो आपको भी ये पता होगा कि सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ कौन सा है। ये हर एक के लिए इसका अलग अलग आंसर हो सकता है, लेकिन मुझे क्या लगता है, क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ, यानी कि आप आगे जब प्रिपरेशन करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए तो आपको ये यहाँ पर क्या कहना है, ये चीज़ नोट डाउन करना है और उस हिसाब से आपका प्लानिंग करना है। और 90% स्टूडेंट जो है ये मिस्टेक यहाँ पर करता है। और आपको कौन सा स्टेज इसमें डिफ़िकल्ट लगता है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको इन बिटवीन भी पूछूंगा, उसका भी आंसर आपको यहाँ पे देना है, कि यानी कि ऐसा ना हो कि मैं मेरे साइड से कुछ बोलते जा रहा हूँ और वो रियलिटी से कोई अलग है। ठीक है, आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपके अगर फ्रेंड्स में भी अगर आपने ये ट्रेंड देखा है तो भी आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये एक ही स्लाइड है, इसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। जनरली फेज़ 1 में 1.5 लाख के आसपास लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, नियर अबाउट 70 to 80% लोग एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद यहाँ पर फेज़ 2 में जो पास होने वाले लोग हैं 3,500 के आसपास है। उसके बाद नियर अबाउट 650 के आसपास जो लोग हैं वो इंटरव्यू देते हैं और फाइनल इतने लोगों का सिलेक्शन होता है। तो अभी यहाँ पर मैं बताऊँ, 1.5 लाख लोग तो अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंसियर जो स्टूडेंट है वो सिर्फ 30,000 है। सिंसियर यानी कि वो पहले से ही कुछ प्लानिंग करते। देखो अभी आपको पता है अभी सितंबर मंथ चालू है, आपका जो आरबीआई का एग्ज़ाम होगा वो नियर अबाउट अप्रैल मई के आसपास होगा। तो अब तो कोई स्टूडेंट मतलब सोचेगा नहीं नॉर्मल, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अभी हमारा ही एग्जाम्पल बताऊँ मैं, अभी हमने 2 बैच चालू किए हैं एग्जाम में आरबीआई गेट बी के लिए। नियर अबाउट 400-500 लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे एनरोल किया। तो ये जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं कोर्स ज्वाइन करते हैं या किसी ना किसी मेंटर के अंडर प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। ये इनको कहेंगे हम सिंसियर स्टूडेंट। ऐसे बस 30,000 है कि जो एक प्लानिंग लेके चलते हैं, और बाकी जो स्टूडेंट होते हैं वो सब नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो पूरा उसका हवा निकल जाएगा, क्योंकि अभी उसके बाद आपको पता है कभी कभी 40, कभी कभी 50-60 दिन मिलते हैं, और उसके बाद फिर ये प्रिपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। अभी क्या होता है यहाँ पे मैं बताऊँ, ये देख के ना कुछ लोगों को शौक लगे कि यार ऐसे कैसे। अभी क्या होता है, जैसे फेज़ 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा 3,500 के लोग आसपास पास होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1,500 के आसपास लोग हैं कि जो सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे थे। यानी कि 2,000 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको आरबीआई एज सच बहुत, हम बोलते हैं ना, जान लगा के मुझे जाना है, इस तरीके से पेपर नहीं करते, लेकिन वो पास हो जाते हैं। कैसे पास होते हैं, जैसे मान लीजिए कैट का प्रिपरेशन करते हैं, आपको पता है आरबीआई के एग्जाम में इस बार क्वांट रीजनिंग में बहुत स्टूडेंट फेल हो गए, लेकिन जो कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बहुत अच्छा है, और लास्ट के 2-4 दिन में कहीं जीके का कैप्सूल पढ़ लिया तो क्वांट इंग्लिश रीजनिंग और जीके के बेस पे एग्जाम निकल गया। ऐसे 2,000 लोग हैं कैट वाले हैं, कुछ स्टूडेंट यूपीएससी करने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट एसएससी करने वाले, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं कि जिनका ऐसा फोकस नहीं है आरबीआई, लेकिन वो मतलब किसी ने बोल दिया भर दो एग्ज़ाम, फॉर्म भर दिया और सिलेक्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। और अगर आप देखेंगे एक्चुअल ना, तो ये फेज़ 2 का जो कंपटीशन है ये 1,500 लोगों में ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई होगा नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है। अभी क्या होता है, अगर आप देखेंगे 650 लोग जो है वो आते हैं अभी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, 150 के आसपास नॉन सीरियस स्टूडेंट है जो यहाँ से है। मतलब उन्होंने क्या किया अभी, जैसे आपको पता है कितने दिन मिलते हैं यहाँ पर, 20-25 दिन मिलते हैं आपको पता है कि फेज़ 1 के बाद। लेकिन रिजल्ट आने के बाद ना आपको 18 के आसपास दिन होते हैं, तब ये लोगों को पता चलता है कि यार मैं फेज़ 1 पास हो गया, अभी क्या करूँ, कि कोई दोस्त ने मिल लिया, किसी कोर्स ज्वाइन किया और 10-15 दिन की पढ़ाई कर ली, जितना मिलता है उसके बेस पे भी ऐसे 150 के आसपास स्टूडेंट वो आ जाते हैं। ये कैसे आते हैं, क्योंकि इनका क्या कहते हैं, हम स्कूलिंग में इंग्लिश राइटिंग अच्छा है, रीडिंग अच्छा है, किसी ने कैट के लिए जीडीपीआई में काफ़ी अच्छा पढ़ा है, या किसी ने यूपीएससी के लिए पढ़ा है, किसी ने एसएससी के लिए पढ़ा है, या किसी ने एमबीए किया है और उसमें काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की है, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ की, कुछ फाइनेंस की। तो वो बेसिस पे, यानी कि एज सच आरबीआई का पढ़ाई नहीं किया, लेकिन वो जनरल उनका जो बैकग्राउंड था उनके बेस पे ऐसे 150 के आसपास लोग पास हो जाते हैं।
अभी क्या है, अभी ये सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया, तो इसमें जो 250 के आसपास फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, 20-25 आगे पीछे, इसमें कम से कम पता है 25 स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो नॉन सीरियस है। अभी मैं राइट नो 300 लोगों के साथ में कांटेक्ट में हूँ, नियर अबाउट इस बार जितने लोगों को कॉल आए 50% लोग, उसमें से कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा सर मैंने फॉर्म भी ऐसे भर दिया, प्रीलिम का एग्जाम भी ऐसे दिया, मेंस भी एग्जाम दिया, अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यानी कि टोटल इसमें से 25 स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनका इतना सीरियस नहीं था, मतलब ऐसे ठीक ठाक प्रिपरेशन करके उन्होंने दे दिया और हो गया। ऐसे एवरी ईयर मुझे लगता है 10-15% स्टूडेंट होते हैं। तो अभी यहाँ से आपको क्या लेना है, आपको क्या इसमें क्या कहते हैं, सीख क्या है इसमें से, क्या आपको लेसन लेना है। तो यहाँ पे लेसन ये है, और आप ये भी देखिए, आप आपका भी एग्जांपल बताइए, आप में से कितने लोग हैं कि जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया है लेकिन प्री या मेंस निकल गया। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहले मेंस निकाला, इसके पहले फेज 2 निकाला, लेकिन इस बार प्रीलिम रह गया। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे। तो प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ना फेज 1 को निग्लेक्ट करते हैं। मैंने ये बहुत बार देखा है। ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका तीसरा चौथा अटेम्प्ट है, फेज 1 को निग्लेक्ट किया, सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, सर फिर बाद में मैं 20-25 दिन में कैसे करूं, इस चक्कर में उनका 2-3-4 बार से फेज 1 ही नहीं निकल रहा। मैं अभी आपको एक देखो एक्सट्रीम केस बता, अब जब आपको एक्सप्लेन करना होता है तो हमें काफ़ी एक्सट्रीम एग्जाम्पल लेना पड़ता है। अभी देखिए, मान लीजिए किसी ने फेज 2 की पढ़ाई की ही नहीं, ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता, फेज 2 की पढ़ाई की नहीं। जब आप इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप वोकेबलरी देख रहे, आप ग्रामर देख रहे, तो इनडायरेक्टली आपका राइटिंग प्रैक्टिस में जो इंग्लिश अच्छा होना पड़ता है, राइटिंग स्किल, उसकी तैयारी हो रही है। आप जीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके दिमाग में फेज 2 बिल्कुल नहीं है, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो, आप बजट पढ़ रहे हो, और गवर्नमेंट स्कीम पढ़ रहे हो। किसके लिए पढ़ रहे हो, फेज 1 के लिए पढ़ रहे हो। यानी कि आपका पूरा फोकस एक ही है कि यार मुझे प्रीलिम्स निकालना है। और जब आपकी प्रीलिम्स हो जाएगी, और जब आप जिस दिन प्रीलिम्स हो जाएगी उसी दिन आपको आइडिया आ जाएगी मेरा निकल रहा है, फिर आपके पास 20-25 दिन है। यहाँ पर आप 15 घंटे पढ़ाई कीजिए, 20 दिन, 300 घंटे में आपका पूरा पढ़ाई होके 4-5 राइटिंग आंसर राइटिंग पेपर भी हो जाएंगे। लेकिन ये जो बात है बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आती, और वो अभी से लगे होते हैं। आप बताइए मुझे ऐसे कितने लोग हैं कि जो फेज 2 के लिए रेडी थे। कम से कम मैं तो 200-400 लोगों को जानता हूं ऐसे, कम से कम, कि जिनका फेज 2 इतना अच्छा रेडी था, लेकिन फेज 1 नहीं निकला, क्वांट की वजह से नहीं निकला, रीजनिंग की वजह से नहीं निकला। तो ये जो बात है मैं अभी जो कह रहा हूं, वो बहुत कम लोगों को समझ में आ जाती है। उसके बाद देखो, अभी इंटरव्यू की तैयारी, मतलब इंटरव्यू को भी लोग बहुत टेंशन लेते, सर कैसे करूं, क्या करूं। अगर आप देखेंगे, जैसे एग्जाम हो जाता है और जब आपका इंटरव्यू का टाइम आता है, उसके बीच में अगर आप एग्जाम से लेके इंटरव्यू, आपका जब फर्स्ट स्टूडेंट का इंटरव्यू होगा, मिनिमम आपको 55 दिन मिलते हैं, 55 डेज मिनिमम, एंड कभी कभी 120 दिन भी मिल सकते हैं। अभी देखो 25 से इंटरव्यू चालू होने वाले सितंबर, किसी का 25 सितंबर को है, किसी का 10 दिसंबर है। देखो आप, बीच में पूरा अक्टूबर जा रहा है, पूरा नवंबर जाएगा, और उसमें आएगा, यानी कि 90 डेज तो ये इंटरव्यू चल रहा है, 75-80 डेज कम से कम। तो यहाँ पे इंटरव्यू का भी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये लगता है, अब आप देखो यूपीएससी में भी ये है, बहुत स्टूडेंट आईआरएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, बाकी सर्विसेज में होते हैं, लेकिन अगले साल कोई गारंटी दे सकते प्रीलिम्स निकल के। आप देखो इस बार सीसेट में कितना प्रॉब्लम हुआ, इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट, फेज 2 की तैयारी, रिटन प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, ऑप्शनल का स्टडी रेडी। लेकिन क्या यहाँ पर क्या है ना, 1.5 लाख में क्या हो जाता है, कुछ स्टूडेंट, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, ऐसे स्टूडेंट जो है जिनका क्वांट है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, बचपन से अच्छा है, तो लेकिन उनको वो क्या कर रहे हैं, जो जिनका बहुत एम है कि यार इसमें जाना, ये मेरा लाइफ का बड़ा डिसीजन है, वो स्टूडेंट, ऐसे 2000 स्टूडेंट आपका सिलेक्शन रुकवा देते हैं। यूपीएससी में भी ऐसे हुआ, राइटिंग प्रैक्टिस पूरा किया हुआ है, बहुत जबरदस्त राइटिंग प्रैक्टिस, लेकिन वो सीसेट में नहीं आया, क्योंकि जो बच्चे कैट वाले हैं, बैंक पी वाले, एसएससी वाले, ऐसे लोगों का सीसेट निकल जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पूरा फोकस फेज 1 पे रखिए, और फेज 1 करते करते फेज 2 का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन होता क्या, मुझे ये बताओ, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट मैंने इतने लोगों को समझाई है, 20-1% के लोगों को ये समझती है कि पढ़ाई तो करनी है फेज 2 की, वो भी इनडायरेक्ट करनी है जैसे फेज 1 में होता है, लेकिन दिमाग में फेज 2 नहीं रखना, क्योंकि जब दिमाग में आप फेज 2 रखेंगे तो आपको यहाँ पे टेंशन आएगा ही आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ, कितने लोगों को समझ में आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये सारा मुझे यहाँ बताने का पर्पज ये है, और अभी से लग जाओ, और जीए इतना अच्छे तरीके से करो कि 60-70% फेज 2 ऑटोमेटिकली हो जाए। ऑटोमेटिक कैसे होगा,
कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे होगा? अरे गवर्नमेंट स्कीम का पढ़ाई करना मतलब फेज 2 का पढ़ाई करना, आरबीआई की आप न्यूज़ पढ़ते हो, सेबी का पढ़ते हो, नाबार्ड का पढ़ते हो, बैंकिंग का न्यूज़ पढ़ते हो, किसके लिए? फेज 1 जीए के लिए। लेकिन ऑटोमेटिक उसमें फेज 2 हो रहा है ना आपका, तो वो ऑटोमेटिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फेज 2 दिमाग को कहेंगे कि यार मुझे फेज 2 का प्रिपरेशन करना, आपको इनडायरेक्टली प्रेशर आ जाता है उस चीज़ का। देखो ये चीज़ है, मैंने मेरी साइड से पूरा ट्राई किया है आपको समझाने का, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आई। कि जिनको ये बात समझ में आई कि वो लिखो और अभी से आरबीआई ग्रेड बी का प्रिपरेशन चालू करो। ये पूरा जर्नी है, या 5-10% आगे पीछे हो सकता है। इस तरीके से अगर आप देखिए, देखो जब तक आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक नहीं करेंगे ना, मीन्स लिखना ही नहीं देगा कोई, आपका कितना भी जबरदस्त हो। लेकिन किसी ने प्रीलिम्स एग्जाम देते ही पता चल गया उसको, यार मैं निकल जाऊंगा, और उसके बाद आपके पास 2-3 महीने हैं ना, तो पूरा दिन रात निकाल के पढ़ाई कीजिए। और जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ाई किया है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां से हो जाएगा आगे। उसी तरीके से आरबीआई में भी वही है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर, फिर वो ना 20 दिन में कैसे होगा? अरे वो करने के लिए पहले प्रीलिम तो पास करो। तो ये जितने लोगों के समझ में आए उतने लोगों को समझ में, मैंने मेरी पूरी ताकत लगा दी आपको समझाने के लिए। ये बात आप देखिए, कितने भी वीडियो देखिए, ये कोई नहीं समझाता यहाँ पर, और बहुत सारे बच्चे इधर ही चले जाते हैं। आप में से लिखिए यहाँ पर कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे कितने लोग हैं कि जिनका फेज 2 का पढ़ाई अच्छा हुआ था लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, 2-4। और ये भी बात बताओ, अभी मैं इतने लोगों से अभी इंटरव्यू के लिए बात कर रहा हूँ, मैं पूछता हूँ, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होता है आपका कौन सा अटेम्प्ट था? उसने कहा 4th, 3rd, 5th। आगे क्या हुआ? पहले क्या हुआ? इसके पहले सर प्रीलिम्स नहीं निकला, और इस बार जैसे प्रीलिम्स निकला इंटरव्यू में आ गया। ये बहुत स्टूडेंट के साथ होता है, कम से कम 100 स्टूडेंट एवरी ईयर होते हैं, मिनिमम 100 होते हैं, जो अभी मुझे पता है, अदरवाइज बाकी भी होते होंगे। तो आप मुझे बताओ आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस क्या है इस। अभी अगर हम फेज 2 की बात करेंगे, देखो फेज 2 क्या है ना, फेज 2 में आपको 2 चीज़ें करनी। एक तो आपको कंटेंट पता होना चाहिए, एंड उसके बाद आपको उसको लिखना है। देखो आप ये आंसर राइटिंग का जो प्रोसेस है वो स्कूल से करते आ रहे हैं, ठीक है। आप पहले पढ़ते हैं, कुछ कुछ चीज़ें याद रखने का ट्राई करते हैं, और एग्जाम में जाके हम लिखते थे। तो पहले ये पेपर पे होता था, ठीक है, अभी क्या है टाइपिंग पे हो रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखने की आदत तो पहले से ही है, और कोई ऐसा नहीं कहेगा कि सर मुझे टाइपिंग की भी आदत नहीं है। यहाँ पे कोई हाई फाई हमें स्पीड नहीं चाहिए, यहाँ पर आपको 20 to 25 वर्ड्स पर मिनट, अगर इतनी भी स्पीड है तो भी आप लिख पाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है फेज 2 में कि लोगों के पास कंटेंट नहीं है। सपोज मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है कि नरेगा के बारे में, कि नरेगा के बारे में 5 स्टेटमेंट दिए, उसमें से आपको गलत स्टेटमेंट या सही स्टेटमेंट ढूंढना है। तो अगर आपके दिमाग में होगा तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, या फिर आपने थोड़ा कुछ तो भी पढ़ा हुआ, आपको इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ऑप्शन देख के, क्योंकि आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, आप थोड़ा सा एलिमेंट करके आंसर निकाल सकते। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नरेगा के बारे में 300 वर्ड का एक शॉर्ट नोट लिखिए, तो जब तक आपके दिमाग में सारे पॉइंट्स याद नहीं होंगे तब तक ये आंसर लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए फेज 2 के लिए क्या है, कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो जब फेज 1 का पढ़ाई करेंगे तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करना है, तो आपको कुछ डेटा यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। देखो यूपीएससी एग्जाम ले लो, स्टेट पीसीएस ले लो, आरबीआई ले लो, नाबार्ड ले लो, यहाँ पर आपको मगअप करने का या रट्ठा लगाने का या याद रखने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप फेज 2 में 2000 वर्ड में क्या लिखेंगे अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत हम हाई इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे, आप कुछ भी पढ़ेंगे। जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो, बजट पढ़ रहे हो, बजट में मान लीजिए एजुकेशन सेक्टर के लिए कुछ प्रोविजंस है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से नोट्स बनाने पड़ेंगे, और उसको याद रखने का ट्राई करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया था, मैं 3 साल से ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ कि जब फेज 1 जैसे हो जाता है, मैं 5 मॉक टेस्ट स्टूडेंट को देता हूँ, क्वेश्चन आंसर पहले ही मैं दे देता हूँ, पहले ही क्वेश्चन देख लो, और मैं कहता हूँ पूरा दिन भर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, समझ लीजिए, रट्टा लगा लीजिए, और शाम को एग्जाम जैसे कंडीशन में बैठ के टाइप कीजिए। ये मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, और जो स्टूडेंट ये प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि देखो फेज 2 में क्या है ना, आपके पास सिलेबस सामने है, उसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फेज 1 का प्रिपरेशन करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कोई सिलेबस नहीं है, कोई नहीं दिया हुआ है कि फेज 1 में क्वांट में क्या आएगा, रीजनिंग क्या, इंग्लिश में क्या, जीए में कुछ नहीं दिया हुआ, दिया ही नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पे हम अंदाजा लगाते हैं। लेकिन फेज 2 में क्या है, आपका ईएसआई है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट, इथिक्स, सारा सिलेबस सामने दिया है। अगर आप वो सारा लिख लेंगे 5 मॉक टेस्ट के फॉर्म में, वो अगर आप लिख लेंगे, पढ़ के
पढ़ के लिखेंगे, थोड़ा सा याद रखने का ट्राई करेंगे, रट्टा लगाएंगे और लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे टाइपिंग की। फेज 1 के बाद मैं बोल रहा हूँ, तो भी आप निकाल सकते हैं। और देखो इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक है आपके एचआर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि आप आरबीआई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपने इंजीनियरिंग में क्यों किया। एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, एचआर बेस्ड क्वेश्चन में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो आपके पास आंसर है, बस आपको वर्ड में बिठाना है। बहुत स्टूडेंट को ये, अभी मैं जितने सारे स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट को ये आंसर एक्चुअली पता है उनको आरबीआई क्यों ज्वाइन करना है, लेकिन वो जो आंसर है वो बताना नहीं चाहते, वो कोई फेक या डिप्लोमेटिक या मैन्युफैक्चर्ड आंसर बताना चाहते हैं। और इंटरव्यू पैनल वाले इतने तो होशियार है, आईएएस ऑफिसर है, एक्सईडी है, वो जान लेंगे। तो मैं इसमें भी बताता हूँ कि आपका ही आंसर, आपका ही वीकनेस, उसको कैसे मॉडिफाई करना है और बताना है उनको। हमें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है एचआर बेस्ड क्वेश्चन में। अगर आरबीआई को पता चल गया कि आप झूठ बोल रहे हो या ब्लफ कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन वहां पे नहीं होगा, आप कितने भी ब्रिलियंट हो। कुछ लोग कहते हैं ना, वो 2 3 4 5 10 मार्क मिले। देखो, ये झूठ बोलना मतलब कभी कभी वो परसीव भी होना नहीं चाहिए उस तरीके से कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये सामने वाले को नहीं लगना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैं बहुत केयर कर रहा हूँ। यहाँ पर इस बार मैंने लोगों को 60 क्वेश्चन बना के दिए, बहुत इंटेलिजेंट टाइप के क्वेश्चन है वो स्टूडेंट पहले हैंड राइटिंग में लिखेगा, फिर मेरे साथ फ़ोन पे डिस्कस करूंगा और फिर मैं उसको बताऊंगा कि उसको कैसे मॉडिफाई करना है। तो आप ये तीनों फेज अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है 12 साल का, कम से कम 5,000 स्टूडेंट को मेंटरिंग करने का, सबसे डिफिकल्ट फेज है फेज 1। उसके बाद कंपटीशन बहुत कम हो जाता है और एक क्या कहते हैं हम, एक डिफाइंड सिलेबस हो जाता है, उसी के अंदर काम करना है। फेज 1 में बहुत ज़्यादा मुश्किलें है, पेपर कभी कभी इतना डिफिकल्ट आ जाता है, बच्चों से क्वांट के, रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो इसलिए मैं आपको ये फिर बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि फेज 1 पे फोकस कीजिए, जीए अच्छे तरीके से पढ़िए, यानी कि आपका जो कंटेंट वाला पार्ट है वो प्रीलिम से पहले 60-70% हो जाए। और जब 20 दिन मिलते हैं, आप मेरे पास आइए, 20 दिन 15 घंटे पढ़ाई करने का डिसाइड कीजिए। मैं आपका जो क्या कहते हैं मेंस निकालने में मैं पूरा हेल्प करूंगा। किस तरह के आंसर लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये सारा हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इतना बताने का पर्पज़ ये था, आप अभी से तैयारी के लिए लग जाइए। हमने एक्चुअली ऑलरेडी 2 बैच लॉन्च किए, एक इवनिंग वाली बैच 1 महीने पहले, मॉर्निंग वाली बैच अभी 10-15 दिन पहले लॉन्च किया है। आप एक बैच ज्वाइन करते हो, दोनों बैच अटेंड कर सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो कोई भी एक बैच अटेंड कीजिए, अगर आप फ्रेशर है तो दोनों बैच अटेंड कर सकते हैं। लाइव फॉर्मेट में आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम हमारे यहाँ पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया, यहाँ पर हमारे फैकल्टीज आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन दे दिया, स्टेप बाय स्टेप पहले रीजनिंग में करना है। देखो क्या होता है, आप ना जब सॉल्यूशन देख लेंगे रीजनिंग में तो पूरी सेटिंग अरेंजमेंट दिखाई देती है, ऐसा नहीं करना है। क्वांट में डायरेक्टली आंसर दिया था, आपको पता चलना चाहिए कि किस तरीके से सोचा जाता है। तो ये हमने इस साल से स्टार्ट किया, इसको कहते हैं हैंड होल्डिंग। अगर आपको इस टाइप का हैंड होल्डिंग चाहिए तो आप इस फ़ोन नंबर पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। हमारे मेंटर्स आपको ये जो सारी प्रोसेस है अच्छी तरीके से समझाएंगे। और आपके जो एक्सपीरियंस है फेज़ 1 के, फेज़ 2 के, इंटरव्यू के, आपके फ्रेंड के, कमेंट सेक्शन में यहाँ पर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।